4 सितंबर 2025 ये वो तारीख थी जब नेपाल में लाखों लोगों के लिए डिजिटल दुनिया हमेशा के लिए बदल गई, रातों रात। जरा सोचिए, एक पल आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, दुनिया से जुड़े हुए हैं, और अगले ही पल सन्नाटा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब बंद। ये नेपाल के लिए सच में एक डिजिटल भूकंप जैसा था। तो जाहिर है, जैसे ये खबर फैली, चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी। डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्सपर्ट्स ने इसे एक बहुत ही कठोर और जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। एक ऐसा फैसला जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाला था। और इसका असर वो बहुत ही पर्सनल था। लोग सदमे में थे, निराश थे और अपनी आखिरी तस्वीरें पोस्ट करने लगे। ये एक तरह से उस डिजिटल दुनिया को अलविदा कहना था जो उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। और फिर गुस्सा भी फूटा, जाहिर है, खासकर उन लोगों का जो जानते थे कि इसका असली मतलब क्या है। देखिए, लाखों नेपाली काम के लिए, पढ़ाई के लिए विदेश में रहते हैं, और ये प्लेटफॉर्म्स ही तो अपने परिवार से जुड़े रहने का सबसे सस्ता और आसान जरिया थे। तो ये बैन सिर्फ एक असुविधा नहीं थी, ये तो जैसे किसी की लाइफलाइन ही काट दी गई हो। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा, इतना विवादास्पद कदम उठाया ही क्यों? क्या ये सच में सिर्फ नियमों की बात थी या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी? चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था और इसका असर किन किन पर पड़ा। अब देखिए, ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। ये हमें कहानी का पहला सुराग देती है। एक तरफ फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसी दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं जो ब्लॉक हो गए, और दूसरी तरफ टिकटॉक, वाइबर जैसे प्लेटफॉर्म हैं जो चलते रहे। इसी फर्क में पूरी कहानी छिपी है, और वो कहानी है रजिस्ट्रेशन की। तो सरकार ने जो आधिकारिक वजह बताई वो यही थी। उनका कहना था कि ये कोई सेंसरशिप नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का पालन करवाने की बात है। ये पूरा मामला शुरू हुआ सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करने पर निर्देश 2023 से। असल में ये निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आया था, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने को कहा गया था। तो सरकार का पक्ष ये था कि वो तो बस कानून लागू कर रहे थे। सरकार ने कंपनियों के सामने कुछ सीधी साधी शर्तें रखीं। पहली, हमारे संचार मंत्रालय के साथ रजिस्टर करो। दूसरी, लाइसेंस लो जो हर 3 साल में रिन्यू होगा। तीसरी, नेपाल में एक कॉन्टैक्ट पर्सन रखो। और चौथी, शिकायतों के लिए एक अधिकारी नियुक्त करो। और इसके लिए वक्त कितना दिया? सिर्फ 7 दिन। जब डेडलाइन खत्म हो गई और इन कंपनियों ने कुछ नहीं किया, तो सरकार ने स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन जनता और कई एक्सपर्ट्स को सरकार की इस दलील पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि इस कार्रवाई के पीछे का मकसद कुछ और ही है। इस बैन का असर कितना बड़ा था, ये समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। करीब 13.5 मिलियन लोग, यानी 1,35,00,000 लोग सिर्फ फेसबुक पर थे। ये कोई छोटी मोटी सर्विस नहीं थी, ये तो देश में लोगों के जुड़ने का एक अहम जरिया था। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। देश का 80% इंटरनेट ट्रैफिक, सोचिए 80%, इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आता था। मतलब इनको बंद करना लगभग पूरे इंटरनेट की रफ्तार पर ब्रेक लगाने जैसा था। तो इसका असर सिर्फ कैजुअल स्क्रोलिंग करने वालों पर नहीं पड़ा, इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर हुआ। उन परिवारों पर जो विदेश में बसे अपनों से बात करते थे, उन छोटे कारोबारियों पर जो अपनी बिक्री के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर थे। सबकी दुनिया जैसे अचानक थम सी गई। अब देखिए, ये जो अचानक बैन लगा, ये कोई अकेली घटना नहीं है। अगर हम नेपाल के इतिहास को देखें तो ये अभिव्यक्ति पर सरकारी नियंत्रण की एक लंबी कहानी का बस एक नया पन्ना है। ये टाइमलाइन एक पैटर्न दिखाती है, एक साफ पैटर्न। 1951 में फिल्मों को कंट्रोल करने के लिए सेंसर बोर्ड बना। 2002 और 2005 में राजा ने प्रेस पर नकेल कसी, इंटरनेट तक बंद कर दिया। 2023 में टिकटॉक को बैन किया गया, और अब 2025 में ये बड़ा शटडाउन। मतलब माध्यम बदलते रहे पर नियंत्रण की कोशिश जारी रही। और यही हमें इस पूरी बहस के केंद्र में ले आता है। सरकार की असली मंशा क्या है? सिस्टम को रेगुलेट करना या फिर आवाज को दबाना? तो यहाँ आकर कहानी 2 अलग-अलग नजरियों में बंट जाती है। सरकार कहती है कि ये जवाबदेही, डिजिटल सॉवरेनिटी और कानून का पालन करवाने के लिए है। वहीं आलोचकों का मानना है कि ये सीधे सीधे सेंसरशिप है,
असहमति को कंट्रोल करने का एक तरीका है, जिससे आज़ादी और अर्थव्यवस्था दोनों को नुकसान हो रहा है। तो अब आगे क्या होगा, ये अभी साफ नहीं है। कुछ खबरें हैं कि मेटा जैसी कंपनियां सरकार से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर बात कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या ये बड़ी टेक कंपनियां नेपाल के नियमों के आगे झुकेंगी, या नेपाल अपने डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े दरवाजे हमेशा के लिए बंद रखेगा? और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जिसे आज सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। इस डिजिटल युग में पावरफुल प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने और उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने वाले लोगों की आवाज दबाने के बीच की वो बारीक लाइन आखिर कहाँ खींची जाए?